फ्रेंड्स, मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से सब शामिल हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था और उससे प्रीवियस वीडियोस में रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा था और आज हम उस दोनों फॉर्मूलाज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपके बोर्ड में पहले से तैयार करके लिख रखा है। इसे बहुत से पढ़ेंगे, देखेंगे फाइंड द करंट ड्रॉन थ्रू अ हीटर। ओके, एक हीटर है, उसमें कितना करंट ड्रॉ हो रहा है वो हमें पता करना है, जिसका रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, उसमें रेजिस्टेंस 100 ओम का है एंड अप्लाइड वोल्टेज इज 220। मानिए कि एक सर्किट बना रहा हूं, आपको याद देख लीजिएगा। एक हीटर आप लोगों सभी ने देखा होगा, इस तरह से दोनों कॉइल्स लगी होती हैं वायर की, ठीक है। मान लीजिए हीटर इस तरह से है और ये एक इसका की है ऑन ऑफ का, ये आपका एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से आपके पास ये सर्किट। ओके, अब ये कह रहा है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है ये 100 ओम है रेजिस्टेंस, वोल्टेज इसका बैटरी का 220 वोल्ट है। आपको पता क्या करना है, ड्रॉन करंट, करंट कितना है आप सभी जानते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, बाय ओम्स लॉ। आप ओम्स लॉ जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के, राइट। और हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं जब और इक्वल का लगाते हैं तो करंट के संग किसको कांस्टेंट मानते हैं, रेजिस्टेंस को, और कांस्टेंट की होती है मल्टीप्लाई। इस तरह से बनता है V इक्वल टू IR। V की वैल्यू कितनी गिवन है आप सब यहां देख सकते हैं, 220 वोल्ट। करंट आपको नहीं पता है, रेजिस्टेंस 100 ओम। अब अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 220 अपॉन 100 इक्वल टू R। 0 से 0 कैंसिल, जब 22 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2.2 एम्पियर। और ये हो गया ड्रॉन करंट, 2.2 एम्पियर करंट जो है आपका ये जो हीटर है ये ड्रॉ करेगा अगर उसका रेजिस्टेंस 100 ओम हो और वोल्टेज 220। आप इसे एक बार गौर से देख लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फाइंड द करंट ड्रॉन थ्रू अ हीटर। एक हीटर है, उसमें कितना करंट बह रहा है आपको बताना है, रेजिस्टेंस 100 दिया हुआ है, अप्लाइड वोल्टेज 220 दिया हुआ है। सर्किट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए बनाया है। आप बस सॉल्यूशन देखिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू I। अगर V प्रोपोर्शनल I है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, इक्वल आएगा, और इक्वल आएगा तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट भी आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको 100 ओम, वोल्टेज 220, 100 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड में, और 22 को 10 से डिवाइड करना आप सभी को आता है। So 2.2 ampere will be the drawn current. I hope you all understood it very well. And now we are moving to the next numerical. It will be a little tough, and let us see how we are going to go to get through it. Just wait. तो दोस्तों, दो नए क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने और लिखे हैं। ये दोनों आप लोगों के एनसीईआरटी के पार्ट हैं, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में फिलहाल फिनिश करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द वायर ऑफ, इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो आपके ओम्स लॉ पर बेस्ड था, और अब एक नया क्वेश्चन है, ये रेजिस्टिविटी जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको उस पे बेस्ड हुआ। देखिएगा, अ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, ओके, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। 30 ओम का रेजिस्टेंस है। If the radius of wire is 0.5 centimeter, then find the resistivity। रेजिस्टिविटी आपको बतानी है, आप बहुत आराम से देखिएगा। रेजिस्टिविटी का एक ही फॉर्मूला आप लोगों को याद है, और उस फॉर्मूले को आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू, सॉरी, या फिर आप पहले लिखे बाद में लिखे, कोई परेशानी नहीं है, R अपॉन A इनटू रो। यही फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है।
रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जानते हैं कितनी गई, 30 ओम, राइट। अब लेंथ कितना गिवन है, 5 मीटर, राइट। अब बची बात एरिया, सॉरी पूछा क्या गया आपको, रेजिस्टिविटी नहीं पता, एरिया कितना है ये भी आपको नहीं पता, लेकिन एरिया मैंने आपको बताया था जब भी हम अपने एरिया की बात करते हैं तो हम कौन से एरिया लेते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, सर्कुलर। भाई सिलेंडर को अगर बीच में से काट दोगे तो सर्कुलर एरिया तो बनेगा, और सर्कुलर एरिया बनेगा तो हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द वायर। रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो हम कह दें यहाँ पे रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर है तो सबसे पहले तो ये सब मीटर में है, तो इसे मीटर में चेंज कर दो, कितना हो भाई। अब आपको अगर नहीं आता है कन्वर्जन तो पहले उसे देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर में पूछूंगा तो कितने, 1/100 मीटर, राइट। अच्छा 1 सेंटीमीटर में 1/, अब अगर 0.5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ भी तो 0.5 होगा 1 की जगह, राइट। डेसिमल हटाएंगे तो एक चीज और बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/1000। 5/1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/1000 को लिख सकते हैं यहाँ 5 × 10⁻³ क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है 1000 में कितने जीरो हैं, 3। आप इसे 10⁻³ लिख सकते हैं, और क्योंकि ये अपॉन में था तो ये जब ऊपर जाएगा तो नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमने देखो यहाँ अपॉन का साइन लगाया, मल्टीप्लाई का लगा दिया, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है ना, हमने लगाया मल्टीप्लाई। दैट मींस अब ये जो पावर पॉजिटिव थी ये ऊपर जाके कैसी हो गई, नेगेटिव। इसलिए 0.5 को हमने सेंटीमीटर को 5 × 10⁻³ मीटर, अब ये मीटर बन गया। ये बात समझ में आ गई हम लोगों को, अब ये बन गया मीटर। और अब ये क्योंकि मीटर बन गया तो अब हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। 0 मैं ऐसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर रब आप ना करना चाहें तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। चलिए अब आपने इस रेडियस 0.5 सेंटीमीटर को इतने मीटर बना लिया तो रेडियस की वैल्यू यही लगा सकते हैं। और अगर रेडियस ये है और मैंने सेक्शन का एरिया कैसा बताया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे अब आप बताइए मुझे, ठीक है। एरिया मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ and the distance of 30 radius wire 0.5 सेंटीमीटर, then find the resistivity, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करनी है, रिक्वायरमेंट अमाउंट है, ये सारी यहाँ लिखी हुई है। देखिएगा इसे गौर से किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आपको R की वैल्यू मिल गई है। मैंने आपको कहा था अगर वायर इस तरह से होता है और इस तरह से होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, सर्कुलर। तो सर्कुलर का एरिया निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, πr²। यही सर्किल का एरिया होता है, तो एरिया πr² करके निकल जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। r की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ और इसका स्क्वायर कुछ नहीं, 22/7 को आप 22/7 ना लिख के सिर्फ पाई रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा। आप पाई को पाई रहने दीजिए अगर कैलकुलेशन में डिफिकल्ट लग रहा है। अगर स्क्वायर करिएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक, अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, 2⁻³ को हम 2⁻² × 3 यानी कि 2⁻6 लिख सकते हैं। अगर कहीं 2 और उस 2⁻3 लिखा हुआ है तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और एक बना के लिखते हैं 2⁻6।
उसी तरह से अगर ये 10 की पावर -3 है, अब इसका भी स्क्वायर कर दिया तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और क्या निकल के आएगा 10 की पावर -6। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10 की पावर -6, 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये आपका एरिया निकल के आ गया। अब आप सिंपली अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूला, देखिएगा किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये एरिया निकल के आ गया, रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको 30, R इज इक्वल टू L की वैल्यू 5 अपॉन A की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 25 इंटू 10 की पावर -6, ओके, रो मल्टीप्लाई रो, नो प्रॉब्लम। 5 से 25 कैंसिल, 5 5 या 25। अब ये सारा का सारा उल्टी किधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई। यहाँ क्या रह गया 1, कोई मतलब नहीं, रो 1 का रो। 5 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया 150, 35 का 150 और 10 की पावर -6 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। रो की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो रो रो रह जाएगा और रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 150 इंटू 10 की पावर -6, ये आपकी रेजिस्टिविटी निकल के आ रहा है। हो सकता है आपको पहली नजर में ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन एक बार जो आपने स्क्रीनशॉट में इसका जो क्वेश्चन लिखा है उसे पढ़ेंगे और उसे पढ़ने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर आप इस प्रोसेस को जो भी जहां भी हटके आप कमेंट सेक्शन में तो आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें और अगर कहीं पे कोई चीज प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में लिख के रखें, ठीक है। अब फिलहाल हम आज के लिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पूरी 10th क्लास में। फिलहाल न्यूमेरिकल की अगर हम नाम पे बात करें काफी अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा, तो अभी तो देखेंगे। A 4 ohm resistance NCERT पेज है, 4 ohm resistance wire is doubled on it, find the new resistance, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो ये गेस करने की कोशिश कीजिए कि किस कॉम्बिनेशन हम करेंगे। ये कह रहा है एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, सॉल्यूशन यही करता हूं, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, ये कह रहा है उसको डबल कर दिया हमने। पहले था 4 ओम का रेजिस्टेंस, कुछ भी रहा होगा उसका वैल्यू, लेकिन बाद में हमने उस वायर को डबल कर दिया, तो अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा। अरे डबल अगर कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे या हाफ कर देंगे तो आप मुझे एक सिंपल ही बात बताइए, तो उसकी लेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और लेंथ से रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है ये, और किसी फॉर्मूले में लेंथ मेंशन ही नहीं है, तो हम सिंपल ही यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर, R इक्वल्स टू L अपॉन A रो, ठीक है। R है पहले शुरुआत में किसी जमाने में रहा होगा 4 लिख दिया हमने, उसकी कुछ लेंथ रही होगी, कुछ एरिया रहा होगा और कुछ रेजिस्टिविटी रही होगी, मान लिया और इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया, ठीक। अब देखिए दूसरे जमाने में गए, डबल कर दिया उसे, वायर इज डबल्ड। अगर वायर डबल कर दिया गया तो क्या होगा, आप मुझे सिंपली बात बताइएगा। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ठीक, इस पेन को अगर मैं डबल कर दूं, मान लीजिए ये हिस्सा जो है ये निब है जो मैं इसे खोल रहा हूं, ये आधा हिस्सा है, अगर मैं इसे डबल कर दूं तो ऐसे ही मोड़ूंगा। अब इसकी लंबाई कम हो गई या ज्यादा हो गई, आप बताइए खुद। भाई पहले ये था, अब मैंने इसे डबल कर दिया, डबल कर दिया तो इसकी लंबाई कम हो गई ना, पहले यहाँ तक पहुंच रहा था लेकिन अब डबल करने की वजह से उसको घुमा के यहाँ रख दिया मैंने, लंबाई हो गई आधी। सो जो न्यू लेंथ होगी आफ्टर डबलिंग L इज इक्वल टू कितना होगा, मान लो नई लेंथ L1 इज इक्वल टू पुरानी लेंथ की आधी रह जाएगी, ठीक है। अच्छा पहले इसका एरिया भी कुछ था, पहले इसका एरिया जो था वही था, लेकिन अब जब इसका एरिया इसको डबल कर दिया तो अब इसका एरिया भी 2 हो गया,
पहले 1 था, अब डबल करने पे 2 हो गए, तो एरिया कितना हो गया? एरिया आधा को बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। पहले 1 थे, अब कितने हो गए? 2, यानी एरिया कितना हो गया? डबल। बात समझिए आप? देखिए पहले इस तार सिंगल था, तो इस तार के सिंगल होने पे हमने इसे कर दिया डबल। मेरी उंगली देख लीजिए, ये तार है, मैंने इसे डबल कर दिया, लेंथ आधी रह गई। लेंथ आधी रहने की वजह से पहले इसका एरिया केवल इतना था, 0.8, लेकिन अब जब मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूं तो ये डबल हो गया नहीं हो गया इसका एरिया? क्योंकि हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया अगर डबल हो गया तो हम इसको एरिया कैसे लिखेंगे? एरिया को A1 लिख देते हैं, नए वाले एरिया को। वो क्या होगा? पुराने वाले एरिया का डबल होगा ना। अब लगाइए फॉर्मूला दोबारा से। अब हमें इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन डबल करने के बाद तो रेजिस्टेंस पूछा, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तो R1 हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि L/A × रो लगाना है। तो L कितना है? L/2। A कितना है? 2A। रो वही रहेगा। रो क्यों रहेगा भाई? रो हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई मैटेरियल सेम है। मान मैं कहता पहले जिंक था, अब कॉपर है, तो बदल जाता, लेकिन पहले जो था उसी को डबल करा, उसे चेंज थोड़ी करा। और लेंथ भी कम नहीं करी, बस डबल करा उसे। भाई तार जितना लंबा था उतना ही है, बस उसे मोड़ दिया, तो लंबाई में कोई चेंज नहीं आया, वो केवल दिखने में आधा हो गया, पर असली में तो तार उतना ही लंबा है। और उसके एरिया में भी चेंज नहीं आया, उसका एरिया अभी भी इतना है, बस अब पहले एक एरिया था, अब 2 एरिया हो गए, इस वजह से हमें डबल करना पड़ा। तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं रहेगा, लेंथ में चेंज आया L/2, और एरिया में चेंज आया डबल का। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? मैं ये क्वेश्चन फिर से रब कर रहा हूं, आप देखिएगा, या इधर सॉल्यूशन रब कर देता हूं, ये आप देखो और से देखेंगे और समझेंगे कैसे करेंगे। जब भी हमें कुछ दो चीजों को कंपेयर करना होता है, तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, आप जब भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन होगा डिवाइड। ठीक है, देखो पुराना रेजिस्टेंस था, नया रेजिस्टेंस निकालना है, और हमें इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हुए निकालना है, तो हम हमेशा डिवाइड का अपनाएंगे। नई चीज को पुरानी चीज से डिवाइड कर दो। पुराना रेजिस्टेंस कितना था? 4। नई वाली चीजें कितनी है? L/2/2A into रो अपॉन, पुरानी चीजें कितनी है? L/A into रो। ठीक है, देखिएगा R1/4 इक्वल टू, अच्छा एक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L/ कितना हो जाएगा? 4A रो अपॉन L/A रो। रो से रो गया कैंसिल, R1/4 इज इक्वल टू, अब ये बचा L/4A अपॉन L/A। ठीक है क्या? अब आपने एक चीज मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, A/B अपॉन C/D को आप हमेशा A/B मल्टीप्लाई D/C लिख सकते हो। यानी कि अगर ये नीचे वाली जो फ्रैक्शन है इसको इनवर्स कर दिया जाए, यानी पलट दिया जाए, C/D को D/C कर दें, तो ये डिवाइड का साइन जो है ये मल्टीप्लाई बदल जाता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए कभी भी दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन गिरा, एक फ्रैक्शन गिरा, ये दोनों फ्रैक्शन डिवाइड में हो यानी अपॉन के साइन में हो, तो आप नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन दो शर्तें हैं। पहला, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा, और दूसरा नीचे वाले फ्रैक्शन को इनवर्स यानी उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो C/D को जब आपने D/C लिखा, डिवाइड कीजिएगा, क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। सेम हम यहाँ करने वाले हैं, R1/4 इज इक्वल टू L/4A मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और L/A को क्या लिख देंगे? A/L। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, अब R/4 बराबर 4 बचा। ठीक है,
इसको मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। r/4 = 1/4। ये भी अपॉन 4 है, ये भी अपॉन 4 है, ये 4 डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 4 1 सा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो जो नए r की वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी आएगी, 1 ओम। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगर एक 4 ओम के रेजिस्टेंस को डबल कर रहता है तो नया रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, 1 ओम, यानी कम हो गया। आप पुराने रेजिस्टेंस को अगर कम वायर को कम करेंगे, उसके लेंथ को, एरिया को कम कर, लेंथ को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया, कम। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ आपने डबल कर दी यानी कम कर दी, इस वजह से उसका रेजिस्टेंस भी कैसा हो गया, 4 से घटकर कम हो गया, 1 रह गया। तो ये इस बात को प्रूव करता है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम वाला एग्जामिनर देता भी है अक्सर। अगर टफेस्ट क्वेश्चन पॉसिबल्स आएंगे तो इसी तरह के आएंगे, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।